नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी कुणाल गोस्वामी भी न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद हैं और हम चर्चा करेंगे तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पे नजर डालते हैं कि क्या कुछ बड़ी खबरें इस न्यूज रूम में रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नीरव मोदी की जमानत याचिका जो है एक बार फिर से खारिज कर दी गई है और भगोड़े कारोबारी के ऊपर और ज्यादा मुश्किलें जो है वो मंडराती हुई नजर आ रही है। तो इस हवाले से भी बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम की अवधि को अब 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान के जो डेप्यूटी पीएम हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकलकर सामने आया कि जो सीजफायर 14 मई तक था अब उसकी अवधि को बढ़ाकर 18 तारीख तक कर दिया गया है। लेकिन देर शाम होते होते शहबाज शरीफ की तरफ से एक बार फिर से कश्मीर राग अलाप दिया गया। भारत की तरफ से दो टूक स्पष्ट कहा गया है कि आतंकवाद और पीओके पर सबसे पहले बातचीत होगी। और इसी के साथ आतंकवाद को लेकर अगर बात की जाए तो साफ तौर पर एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद को लेकर होगी और इसको लेकर अब कड़ा रुख सीधे साफ तौर पर भारत अपनाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर भी अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी के बीच आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो लगातार तमाम सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तमाम जवानों को शुभकामनाएं और बधाई देते नजर आ रहे हैं। बीते दिन वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे और आज से उनका गुजरात दौरा शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय गुजरात दौरा, जहां पर वो भुज पहुंचेंगे और इंडियन एयरफोर्स के बेस पे तमाम वायुसेना के जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसी बीच आपको बता दें लगातार तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था, अब कैट की बैठक जो है आज होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि पूरे देश के व्यापारी जो है इसमें साफ तौर पर ट्रेड के हवाले से टर्की को बॉयकॉट करते हुए नजर आएंगे और टर्की और साथ ही साथ अजरबैजान से जितना भी ट्रेड है उस पर एक बड़ा फैसला आज कैट की इस मीटिंग में लिया जाएगा। ये तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरें जिस पर एक एक करके विस्तार से नजर डाली जाएगी, बताएंगे कि आखिरकार इन तमाम खबरों के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या कुछ कहती है। लेकिन शुरुआत न्यूज रूम लाइव की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर भगोड़े नीरव मोदी से जुड़ी हुई। भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां पर नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। 6 साल से यूके की जेल में बंद है और 10वीं बार उसकी तरफ से इस याचिका को लगाया गया कि उसे जमानत दे दी जाए और जेल से बाहर निकलने का मौका मिले जमानत पर। लेकिन यूके की अदालत ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो भगोड़ा नीरव मोदी एक बार फिर से उसको झटका लगा, जहां पर लंदन की हाई कोर्ट की में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई होते हुए तुरंत उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। 6 साल से बंद है। इसी बीच उसने ये जो याचिका है 10वीं बार लगाई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की अगर बात की जाए, ये एक और बड़ा झटका नीरव मोदी के लिए है, जहां पर पीएनबी घोटाले के आरोपी यानी कि नीरव मोदी को ब्रिटेन के अदालत ने ये तगड़ा झटका दिया है, जो जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल आपको बता दें कि अदालत ने नीरव मोदी की नई जमानत याचिका खारिज कर दी है और नीरव मोदी वहां की एक जेल में बंद है और अपने फिलहाल आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि घोटाले के बाद 2019 से वहां पर जेल में बंद है और कई हजार करोड़ों का जो घोटाला है वो नीरव मोदी की तरफ से किया गया है, जिसके चलते लगातार जमानत याचिकाएं खारिज हो रही है। तो लगातार एक के बाद एक कई ऐसे भगोड़े हैं कारोबारी जिन्होंने घपला किया और उसके बाद वो विदेश भाग गए, लेकिन विदेशों में भी उन्हें राहत की सांस नहीं मिल रही है। रूपाली, चाहे बात किंगफिशर के मालिक रहे विजय माल्या की कर ले और अब नीरव मोदी की भी, जो लगातार सुर्खियों में रहे और अब उम्मीद कर रहे थे कि शायद 10वीं बार उनकी किस्मत उनका साथ दे दे, लेकिन यूके की अदालत ने आखिरकार उनको झटका दिया है। चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन की सुर्खियों में आ रही है। इसी बीच भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। रविवार यानी कि 18 मई तक इस सीजफायर की अवधि को बढ़ाया गया है। यहां पर पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम की तरफ से कहा गया कि हॉटलाइन पर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन एंड डीजीएमओ स्तर की वार्ता हुई और उसके बाद 14 मई तक जो अवधि थी सीजफायर की, अब उसे आगे बढ़ाते हुए 18 मई तक कर दिया है।
तो डीजीएमओ लेवल की जो वार्ता है ये तीसरी बार हुई है। पहली वार्ता 10 मई को हुई थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार खुलकर एक छद्म युद्ध, एक मिनी वॉर चल रही थी। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अंदर 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान के कई एयरबेस भी इस दौरान क्षतिग्रस्त होते हुए नजर आए। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से तीसरी मर्तबा पेशकश की गई है, बातचीत हुई डीजीएमओ स्तर की, और अब सीजफायर की अवधि को बढ़ाने का फैसला दोनों स्तर पर लिया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अलर्ट स्तर को कम करने पर भी सहमति जो है वो जता दी गई है और डीजीएमओ के बीच तीसरे दौर की वार्ता है। जिस तरीके से कुणाल ने बताया कि पहला 10, दूसरा 12 और अब ये तीसरी वार्ता है। फिलहाल संघर्ष विराम यानी सीज फायर को 18 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें उप प्रधानमंत्री यानी कि इशाक डार ने भारत के साथ हुए संघर्ष विराम को लेकर ये बड़ा दावा किया है और साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्ष विराम जो हुआ है उसे 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। और ये जानकारी फिलहाल सामने आई है क्योंकि लगातार बीते कुछ दिनों में जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिला, उसमें साफ तौर पर सीजफायर की बात जब सामने आई तो दोनों देशों में तनाव कम हुआ। लेकिन यहाँ अब अवधि बढ़ाने की बात आई है, यानी कि 18 मई आज, कल और परसों का दिन है, तब तक बढ़ा दी गई है। सीज फायर को लेकर ये बात हुई है जहां पर कहा गया है कि 18 मई तक बढ़ाया गया है। डीजीएमओ से यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन से बातचीत हुई है और तमाम बातचीत में सीज फायर पर ही बात हुई है। बिल्कुल, तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह सरहद पर शांति बनी रहे, जबकि भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि सीजफायर जैसी कोई चीज नहीं है। भारत अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए हर प्रभावी कारगर कदम उठा रहा है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से यह बयान सामने आया जहां पर डेप्यूटी पीएम इशाक डार की तरफ से कहा गया कि तीसरे दौर की डीजीएमओ स्तर की वार्ता को बीते दिन अंजाम में लाया गया और उस दौरान दोनों मुल्कों की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि सीजफायर की अवधि को 14 मई से अब बढ़ाकर 18 मई एक दिन रविवार तक के लिए कर दिया गया है। बहरहाल लगातार ऑपरेशन पहलगाम आतंकवादी हमला और उसके बाद भारत की तरफ से जो रिटेलिएशन किया गया, आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान के अंदर जितने आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आतंकी जो मजहर है उसके परिवार को पूरी तरह मौत की नींद सुला दी गई। उसके बाद अब पाकिस्तान लगातार शांति की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान और पीस, इन दोनों शब्दों को आप एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। लिहाजा विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर हर एक मजबूत और कारगर कदम उठाता हुआ नजर आएगा और इसीलिए वो प्रभावी तरीका अपना रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो। जितना सीमावर्ती राज्य हैं जो पाकिस्तान से लगते हुए नजर आते हैं, वहां की सुरक्षा, संप्रभुता और वहां की शांति को कैसे मेंटेन करना है, इसे आप भारत की सरकार पर छोड़ दीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि पहले भी 10 मई को ये बातचीत हुई थी, जिसके बाद सीज फायर को लेकर बात हुई कि 12 मई को दोबारा डीजीएमओ जो है वो बातचीत करेंगे। हॉटलाइन पर ये बातचीत लगातार बनी रही। पाकिस्तान ने शांति वार्ता का राग अलापा है और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने शांति वार्ता की बात कही है। भारत की जवाबी कार्रवाई के शांति वार्ता जो है वो चाहता है पाकिस्तान। ये बड़े दावे अब पीस के करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन शांति वार्ता का जो ये राग अब पाकिस्तान अलाप रहा है, इसमें बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल रूपाली, आपको याद है कि चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर, साफ स्पष्ट क्लीन शब्दों में कह चुके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, कि ट्रेड और टॉक, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। लिहाजा पाकिस्तान से कोई व्यक्ति कहे कि उम्मीद कर लीजिए, इतने जख्म हिंदुस्तान ने देखे हैं कि अब पाकिस्तान उम्मीद और भरोसे के लायक नहीं बचा। अब बड़ी बात यहां पर रूपाली ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ एक बार शांति वार्ता की अपील करते हैं, तो दूसरी तरफ उसी दौरान जस्ट 10 सेकंड के अंदर उस शांति वार्ता में कश्मीर के मुद्दे की राग भी अलापते हुए नजर आते हैं। जबकि पीएम का वो संबोधन पूरे भारत और दुनिया को याद है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान से बात होगी
जरूर होगी, लेकिन हमारी टर्म्स और कंडीशन पर होगी। समय भी हम तय करेंगे, जगह भी हम तय करेंगे और मुद्दा भी हम तय करेंगे। मुद्दे साफ बता दिए गए कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी। इसके अलावा तीसरा और कोई मुद्दा नहीं है जो पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक की कैटेगरी में शामिल किया जा सके। तो पाकिस्तान के पीएम हर बार की तरह एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को रीड करते हुए नजर आए देर रात, क्योंकि वो लगातार हमने देखा है कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अचानक से देर रात को ही अपने देश को संबोधित करते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से रटी रटाई स्क्रिप्ट, पुराने भाषण और वही ओल्ड आइडियाज लेकर सबके सामने नजर आए। लेकिन भारत की तरफ से विदेश मंत्री का स्पष्ट बयान कि पाकिस्तान से अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं होगी। जहां बात हो रही है पाकिस्तान की, बात हो रही है शहबाज शरीफ की शांति वार्ता की, लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से साफ स्पष्ट बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से केवल आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सुर्खियों में है, जहां पर वो साफ कहते नजर आते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी एविडेंस है, उसको स्थगित किया गया है, लिहाजा कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान से बात होगी, समय तय कर देंगे, जगह तय कर देंगे, मुद्दे आप सुन लीजिए, क्योंकि बात सिर्फ पाकिस्तान से पीओके और सिर्फ टेरर पर होगी। क्या कुछ कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं। Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. Ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. On the ceasefire, I mean what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. The Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. So I want, to spell out our positions very clearly so that, what is in your minds and what many of you have raised with me on various occasions. The government's position is very, very clear. चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा है। दिल्ली से रवाना हो चुके और कुछ ही देर में गुजरात के भुज पहुंचेंगे। गुजरात में एयरफोर्स के बेस पर तमाम
वायुसेना के जवानों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर बीते दिन वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। तमाम जवानों के अंदर मनोबल भरा, ऊर्जा भरी संदेश देते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी और आज वो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर, जहां पर वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो गुजरात के भुज पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि कल वो जम्मू कश्मीर में थे, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम डिफेंस के फोर्सेस से मुलाकात उनके द्वारा की गई और अब कुछ ही देर बाद भुज जो है वो पहुंचेंगे, जहां जवानों से मुलाकात करने के बाद अब गुजरात के भुज एयरबेस जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी दौरा करने की संभावना जो है इस 2 दिन के दौरे में जताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह गुजरात के दौरान सशस्त्र बलों से और उनकी तैयारियों का भी समीक्षा जो है वो करेंगे। तो तमाम तैयारियां और कुछ ही देर में भुज पहुंचने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे और आज गुजरात का ये बेहद खास दौरा, जहां 2 दिन वो वहां पर रहने वाले हैं। तो कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के दौरे पर। सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो की तरफ। महिपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे ताजा अपडेट के साथ। महिपाल, अब से कुछ ही देर में गुजरात पहुंचने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भुज रहेंगे, इंडियन एयरफोर्स के बेस पे तमाम जवानों के बीच सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बीते दिन हमने देखा किस तरह से वो मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए और अब गुजरात के तमाम जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से थोड़ा यह बात की जाए तो गुजरात में राजनाथ सिंह आ जा रहे हैं, जैसे कि जम्मू में भी कल जाके आया और 2 दिवसीय दौरा यहाँ पे है कि यहाँ पे जितने भी जवान जो है बीएसएफ के जवान थे और आर्मी के भी जवान हैं और खासतौर पे एयरफोर्स के जवान हैं, उन सबको मिलेंगे, उन सबकी जो उत्साही है वो बढ़ाएंगे और साथ ही साथ में देखा जाए कि यहाँ पे तैयारियां क्या है, अगर जो फिर से वापस ऐसे संघर्ष के हालात होते हैं या फिर युद्ध के हालात होते हैं, इनकी तैयारियां क्या है और इसमें किस तरीके से पहुंचा जाए, ये सारी चीजों का आकलन करेंगे और साथ ही साथ में कैसे अपनी आर्मी जो है वो देश के लिए काम करती है और कैसे आगे काम करेगी, वो सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा और सबका उत्साह और मनोबल बढ़ाना ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे कि पीएम मोदी भी आदमपुर जाके आया था, तो साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर का दौरा राजनाथ सिंह ने किया था और आज भुज का भी ये महत्वपूर्ण दौरा 2 दिवसीय माना जा रहा है। महिपाल, यहाँ पर एक तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद राजनाथ सिंह का वहां पहुंचना, दूसरा ये कि भुज में भी पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो गिरा था, उसके बाद डिफेंस के हवाले से अगर बात की जाए कितना इंपॉर्टेंट है जवानों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि लगातार अभी भी तनाव है और गुजरात में भी वो चीज देखने को मिली उस दौरान काफी ज्यादा। बिल्कुल दीपाली, जिस तरीके से तनाव की बात करें तो पाकिस्तान की ओर से तनाव था। जिस दिन सीज फायर की बात कही गई उसके बाद में भी कच्छ में यहाँ पे अबडासा के ऊपर ड्रोन भी मिला था और ड्रोन टूटा हुआ कई जगहों पर मिला था, यानी कहीं ना कहीं सतर्कता यहाँ पे बनी हुई है। लोगों में भले ही शांतिपूर्ण अभी माहौल चल रहा है, लेकिन वहां पर भी सतर्कता पूरी है और यहाँ अपने सेना के जो जवान है, एयरफोर्स देखा जाए भुज में या फिर अपने जो भूतल देखा जाए, आर्मी और बीएसएफ देखी जाए, वो सारे के सारे यहाँ पे स्टैंड बाय मोड पे और अलर्ट मोड पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बात है युद्ध विराम की, तो कहीं ना कहीं वापस ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से सब अलर्ट मोड पे है और इस बात को लेकर भी आकलन पूरा का पूरा होगा। यहाँ राजनाथ जी आए तो वो भी आकलन यही करेंगे और सब लोगों से बात करेंगे, उनकी उत्साही बढ़ाएंगे और अपनी जो सिस्टम है उसको उससे भी अवगत कराएंगे और आने वाले दिनों में भी वो किस तरीके से पहुंचा जाए और दुश्मन को अपना जवाब दिया जाए, ये सारी बातें। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चीज है महिपाल, क्योंकि भुज वो इलाका है जो लगातार सुर्खियों में रहा। जब लगातार हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से लगातार सीज फायर होता रहा, हमले होते रहे, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, भुज खुद काफी तनाव से गुजरा है। तो रक्षा मंत्री की उपस्थिति और वहां से पाकिस्तान को कड़ा संदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल बात की जाए, यहाँ 1971 में भी यहाँ पे हमला हो चुका। चलिए रोक रहे आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद करेंगे 5 देशों का दौरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर 5 से 6 सांसद एक ग्रुप में विदेश दौरे पर जाएंगे। कुल 8 ग्रुप में विदेश जाएंगे तमाम माननीय सांसद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी साझा करते हुए वो नजर आएंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर 8 सांसद जो है वो कहा जा रहा है कि वो विदेश दौरे पर जाएंगे और ग्रुप में विदेश
सांसद जो है वो विदेश जाने वाले हैं और ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर तो आपको बता दें 5 देशों का दौरा जो है वो करेंगे और ये 5 से 6 सांसद का ग्रुप जो है वो विदेश जाने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक और बड़ी खबर, जहां पर कुल 8 ग्रुप में विदेश जो है ये सभी सांसद जाने वाले हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कुल 5 से 6 सांसद अलग अलग ग्रुप में जाते हुए नजर आएंगे। इसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर से लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तक का नाम सामने आ रहा है। लगातार इस बात की सुर्खियां हैं, जहां पर तमाम सांसद विदेशों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, किस तरह से प्रिसाइज अटैक हुए उन तमाम आतंकी ठिकानों पर, चाहे वो जैश-ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, भारत ने कितनी सोची समझी रणनीति और वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाया संभवतः, और उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया, क्योंकि वो एयरबेस जो आतंकी थे वो ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है ये सभी सांसद देते हुए नजर आएंगे, जहां पर 10 देशों में जाने की बात सामने आ रही है। और आपको बता दें कि पूरी जानकारी कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे एग्जीक्यूट हुआ और किस तरीके से 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए गए और भारत की किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी जो है ऑपरेशन सिंदूर के चलते उनको मिली। फिलहाल आपको बता दें कई बड़े सांसदों का चेहरा जो है इसमें कहा जा रहा है कि वो जाएंगे इस ग्रुप में और 10 देशों में ये दौरा जो है वो सभी सांसद करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जहां पर तिरंगा रैली है, तो विदेशों में अब ये ग्रुप जो है वो सांसदों के जाएंगे और विदेश जाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ग्लोबल लेवल पर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब तमाम जो सांसद हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न समूह में विदेश का दौरा करते हुए नजर आएंगे। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर हो, चाहे AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, इन तमाम सांसदों का ग्रुप अलग अलग समय के तहत भिन्न भिन्न देशों का दौरा करता हुआ नजर आएगा। ऑपरेशन सिंदूर का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, कैसे प्रिसाइज अटैक हुए, कैसे जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया, किस तरह से जो आम लोग को बचाया गया, और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध छेड़ा गया तो उसका सामना हिंदुस्तान की सेना ने किस तरह से किया, इन तमाम जानकारियों को वैश्विक मंच पर रखा जाएगा। लगातार हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तमाम डिप्लोमेट से भी मुलाकात करते हुए नजर आए, विदेश मंत्रियों से भी फोन पर संवाद हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर आखिरकार क्यों एग्जीक्यूट करना पड़ा, क्यों पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को इतना कठोर कदम उठाना पड़ा कि भारत पाकिस्तान जगह जगह जाकर शांति की भीख मांगता हुआ नजर आया। उसी कैटेगरी में एक नया जो क्रम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से आगे बढ़ाया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो है वो विदेश भेजने की तैयारी कर दी है, जिसमें तमाम जानकारी जो है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से दी जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि विदेशों में भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों के साथ भेजे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। और ये डेलीगेशन जो है विदेश के देश विदेश में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। और बड़ी बात है रूपाली की ना सिर्फ सरकार और सेना अपने स्तर पर क्या कुछ कर रही है, सुरक्षा को मजबूत करने के एक आम व्यक्ति का रोल कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, वो भी लगातार ग्राउंड जीरो पर हम हैशटैग बायकॉट टर्की और बायकॉट अजरबैजान के नाम से सुन रहे हैं, जहां पर CAIT की तरफ से जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है उसकी आज महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक में तुर्की के साथ जो व्यापार है उसको पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डालने पर लगातार विचार हो रहा है। लगातार व्यापारी संगठन, क्योंकि बीते दिन भी हम देखते हुए नजर आए किस तरह से जो कश्मीरी गेट वाला जो इलाका है, मोनेस्ट्री मार्केट वाला जो इलाका है दिल्ली का, वहां पर लगातार पोस्टर बैनर लगाए गए, डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया कि किस तरह से एक आम व्यक्ति अपने स्तर पर उन तमाम देशों के साथ अपना स्टैंड क्लियर कर सकता है जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि अजरबैजान हो, टर्की हो, चाहे चीन हो, कुछ भी हो जाए ये पाकिस्तान का साथ छोड़ने को तैयार नहीं, चाहे पाकिस्तान
सिर गर्दन तक आतंकवाद के दलदल में डूबा हुआ हो, लेकिन वो उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन एक भारतीय का, एक आम नागरिक का रोल कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा ही क्रम हमने तब देखा था। चलिए कुछ ग्राफिक्स आपके साथ साझा कर देते हैं कि भारत और टर्की का व्यापार का जो मौजूदा स्टैंडर्ड है, जो नंबर्स हैं, वो क्या कुछ कहते नजर आते हैं। भारत टर्की का व्यापार 2022-23 में 13.80 बिलियन डॉलर को पार कर गया था। और अब इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो 23-24 में टर्की के साथ भारत का द्विपक्षीय जो व्यापार है 10.43 बिलियन डॉलर क्रॉस करता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर आप बढ़ेंगे तो तुर्की में जो हम लोग निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी जो नंबर्स हैं वो 6.65 बिलियन डॉलर की है, और इंपोर्ट हम करते हैं 3.78 बिलियन डॉलर। एक्सपोर्ट दबाकर होता है, इंपोर्ट आधा होता है। 2000 से लेकर 2023 के बीच तुर्की से भारत में कुल एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 227.5 मिलियन डॉलर का था, जबकि भारत की तरफ से हम एफडीआई की हम बात करें टर्की के अंदर तो लगभग वो 200 मिलियन डॉलर का रहा। तो इन तमाम नंबर्स पर किस तरह से इकोनॉमिकली टर्की को एक सिटबैक देना है उसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ सामानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बल्कि लोग विदेशों में भी पर्यटन के लिहाज से टर्की जाते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है। टर्की में 2024 में कुल 62.2 मिलियन विदेशी पर्यटक आए, जिनमें से अकेले 3 लाख तो भारतीय थे। अब तमाम भारतीयों से अपील की जा रही है और खुद जो एजेंसियां हैं जो इंटरनेशनल टूर्स प्रोवाइड कर रही हैं वो साफ कह रही हैं कि हम अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। साल 2023 की तुलना में भारतीय पर्यटकों में 20.7% की बढ़ोतरी भी हुई थी, लेकिन अब जो तमाम पैकेजेस देने वाले लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि टर्की का जो कुल पर्यटन राजस्व 61.1 बिलियन डॉलर का पिछले साल रहा, उसमें भारत की तरफ से कुल 291.1 मिलियन डॉलर अकेले भारत की तरफ से पैसा गया, और ये ना जाए, टर्की को इकोनॉमिकल सेटबैक लगे, लिहाजा ये कदम उठाने बहुत जरूरी है। भारत और अजरबैजान के बीच व्यापार के क्या कुछ नंबर्स हैं वो रूपाली बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि भारत और अजरबैजान व्यापार 2005 में 50 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 1.435 बिलियन डॉलर हो गया था। और अब जो है यहाँ पर आपको बता दें कि इसी के साथ अभी भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो भारत और अजरबैजान का व्यापार किस तरीके से है ये भी आपको बता रहे हैं। और अजरबैजान से भारत का आयात 1.235 बिलियन डॉलर और निर्यात 201 मिलियन डॉलर है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा है, और फिलहाल आप देखिए कि अजरबैजान से भारत का आयात जो है वो 1.235 बिलियन डॉलर और निर्यात 201 मिलियन डॉलर था। तो आज यहाँ पर इसको लेकर तमाम ट्रेड के हवाले से बड़ी बात जो है वो कैच में होगी, जहाँ पर 2024 में अजरबैजान में लगभग 2.6 मिलियन विदेशी पर्यटक आए, जिनमें से लगभग 250 यानी 2.5 लाख के करीब जो है वहां पर बढ़ा है, और कुल भारतीय योगदान लगभग 308.6 मिलियन डॉलर का हो जाता है। और यहाँ पर फिलहाल कैच की ये बैठक होनी है, जहां पर व्यापार और व्यापारियों का बड़ा फैसला टर्की और अजरबैजान को लेकर सुनाया जाएगा। बिल्कुल, तो सीएट की आज महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर टर्की और अजरबैजान का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय व्यापारी। इसकी शुरुआत बीते दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से टर्की और अजरबैजान को नुकसान पहुंचाना, उसको लेकर उज्जवल कुमार का रुख कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से संवाददाता उज्जवल। लगातार कल हमने देखा कि कश्मीरी गेट के पास वन स्ट्रीट मार्केट की तरफ लगातार पोस्टर बैनर लगाए गए, डोर टू डोर कैंपेन किया गया और साफ संकेत दिए गए कि एक आम व्यक्ति का रोल अजरबैजान और टर्की के खिलाफ किस तरह से हो सकता है बैकआउट करके। लेकिन आज जो सीएट की जो महत्वपूर्ण बैठक है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है जो तमाम दर्शकों तक आप साझा करेंगे? बिल्कुल, देखिए कुणाल, जिस तरीके से तुर्की और अजरबैजान में पाकिस्तान को उनकी जो कायराना हरकत है उसमें समर्थन दिया, और उसके बाद देखिए टर्की ने तो एक कदम आगे बढ़कर उनको जो ड्रोन जो है वो मुहैया कराए थे, और वही ड्रोन जो भारत के डिफेंस सिस्टम ने जो है वो मार गिराए थे। और तभी से देखिए लगातार जो है तमाम जो देश के लोग हैं
वो कहीं ना कहीं तुर्की और अजरबैजान से दोनों से जो है वो काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर आप बात करेंगे अभी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो जो है कहीं ना कहीं बंद करने की जो बात है वो कही जा रही है, और आर्थिक चोट कहीं ना कहीं पहुंचाने की बात की जा रही है तुर्की और अजरबैजान को। देखिए, कैट के जो महामंत्री हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी इनके जो महामंत्री हैं प्रवीण खंडेलवाल, यही जो है वो चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद भी हैं। तो इनकी अध्यक्षता में देखिए तमाम जितने भी देश में जो ट्रेडर्स नेता हैं उनकी एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये जो है वो निर्णय लिया जाएगा कि अजरबैजान और टर्की के साथ जितने भी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स जो सामान किया जाता है, जो आयात और निर्यात किया जाए, उस पर जो है वो कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए और आर्थिक चोट इन दोनों को पहुंचाई जाए। और इसी के साथ देखिए जो भारत के टूरिस्ट सैलानी हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है टर्की और अजरबैजान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि काफी संख्या में जो लोग हैं वो विदेश यात्रा करते हैं इंडिया से। अगर आप सिर्फ टर्की की बात करेंगे तो टर्की में देखिए 2024 में तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया इंडियन टूरिस्ट ने, जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में उनकी टूरिज्म के थ्रू। तो एक वहां पर जो है वो चोट भारतीय अब देने की जो है वो पूरी तैयारी कर चुके। कई लोगों ने अपने टर्की के जो उनके टूर थे वो कैंसिल कर दिए। इसके साथ साथ अजरबैजान के टूर भी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हाल ही में जो है वो अजरबैजान काफी लोगों ने जाना शुरू किया था। वीजा फ्री कंट्री है इंडिया के लिए, लेकिन जिस तरीके से अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया तो वहां पर भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। और इसी कड़ी में देखिए कैट भी जो है वो अपनी महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है, और प्रवीण खंडेलवाल ने ये भी बताया कुणाल कि जो जैसे चीन को जो सामान का बहिष्कार जो है वो लगातार किया जा रहा है और मेड इन इंडिया को जो है वो फोकस किया जा रहा है, इसी तर्ज पर जो है वो टर्की और अजरबैजान को भी जो है अब आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए व्यापारी तैयार है। चलिए, शुक्रिया आपका उज्जवल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। सीएम उमर ने तुलबुल नेविगेशन, भारत पाक तनाव के बीच बिजली की बात करना चिंताजनक है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी प्रदेश में अमन की ज्यादा जरूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सियासी निशाना साधती नजर आई। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि इस वक्त प्रदेश की पहली प्रायोरिटी अमन शांति है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से, जहां पर वो इस वक्त अमन और शांति को पहले पायदान पर रखने की वकालत करती नजर आई। हाल ही में भारत पाक तनाव के बीच बिजली की बात करना चिंताजनक है, ये कहना है महबूबा मुफ्ती का। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सियासी निशाना साधती हुई नजर आई हैं। भारत पाक तनाव के बीच जैसे तमाम चीजें निकलकर सामने आई, उन्होंने साफ कहा कि इस वक्त जरूरत है कि दोनों मुल्क, ठीक है, क्या कुछ ट्वीट किया वो आप देखिए। जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला's call to revive the Tulbul navigation project amid ongoing tensions between India and Pakistan is deeply unfortunate at a time when both countries had just stepped back from the brink of a full-fledged war, with Jammu and Kashmir bringing the burnt though the loss of innocent lives, widespread destruction and immense suffering. Such statements are not only irresponsible but also dangerously provocative. Our people deserve peace as much as anyone else in the country. Weaponizing something as essential and life-giving as water is not only inhuman but also risk internationalizing what should remain a bilateral matter. तो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से मौजूदा अभी चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, उमर अब्दुल्ला पर जो ये बड़ा
बयान जो है कहीं ना कहीं देती हुई महबूबा मुफ्ती नजर आ रही है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है उसको रिवाइव करने के लिए कहा है, क्योंकि जो अभी लगातार सिचुएशंस जम्मू कश्मीर में बनी हुई हैं और भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ था उसको लेकर ये बड़ा बयान वो देती हुई नजर आई। और इसमें साफ तौर पर घेराव जो है वो उमर अब्दुल्ला का किया गया महबूबा मुफ्ती की तरफ से। तो यहाँ पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इस तरीके की स्टेटमेंट देना बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल है और प्रोवोकेटिव है, यानी कि प्रोवोक उत्साहित करना किसी चीज़ के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर अभी लगातार मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए उमर अब्दुल्ला को घेराव और उमर अब्दुल्ला का घेराव करती हुई महबूबा मुफ्ती नजर आई, जहाँ पर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने बात कही, जो कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो लगातार टेंशन बनी हुई थी उस बीच इस बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। चलिए सीधे रुख कर रहे हैं इस वक्त राजधानी चंडीगढ़ की तरफ, जहां पर मंत्री लालचंद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 5 किसान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। 7,24,405 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਚ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 130,03,000 MT 130,03,000 MT ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ 1,30,000 ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਈਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 119,23,600 119,23,600 ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਪਨਸਪ ਹੈ ਜਾਂ FCI ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,79,000 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਅਰਾਈਵਲ ਜਿੰਨੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 130 ਲੱਖ MT ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਆਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਉਹ 28,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 28,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ MSP ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2425 ਰੁਪਏ ਜੋ MSP ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,51,000 ਨਹੀਂ 104 ਲੱਖ 104,51,000 ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ 14,72,000 ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ 6 ਔਰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,04,000 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਔਰ 57 ਲੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਓਪਨ ਪਲੰਥਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੋਟਲ 87 ਲੱਖ MT ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 87,41,000। ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ FCI ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ 10,50,000 ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ FCI ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ FCI ਦੀਆਂ ਪਲੰਥਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,77,000 ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਟੋਟਲ
18,27,000 ਐਮਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ मैं क्योंकि आप मेरे सारे अधिकारी साहबान लगातार ये 1.5 महीना असी मंडियां से रहे हैं और मैं 19 जिलों के अंदर खुद जाके आया। सो मैं अज तुहाडे चैनल दे उत्ते इस गल दी तसल्ली भी महसूस करदा और सारे। तो चलिए इस वक्त रुक कर रहे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर अब बीजेपी मंत्री के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का बयान सुर्खियों में है। सपा सांसद ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल देते हुए बयान दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का बयान सुर्खियों में है, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैबिनेट मंत्री सोफिया कुरैशी को लेकर बयान के बाद अब बवाल के बीच घिरते नजर आ रहे हैं, माफी मांगते नजर आ रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं रामगोपाल यादव, वो बेहद अभद्र अपमानजनक बयान देते हुए नजर आए विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर। और इसी को लेकर ना सिर्फ बीजेपी बल्कि बसपा प्रमुख मायावती भी अपनी नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी सांसद का ये बयान जो है वो चर्चाओं में है, जहां पर व्योमिका सिंह को लेकर ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और आपको बता दें कि इसके बाद सीएम योगी ने भी अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है, जहां पर इसकी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सपा सांसद ये बयान दिया है, साफ तौर पर ये मानसिकता जो है समाजवादी पार्टी की दिखाता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए, वो आप सुनिए कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधित्व करता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच को प्रदर्शित करता है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता के भी घोर अपमान है। ये वही सोच है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रभक्ति को भी बांटने का दुस्साहस करती है। जनता इस विकृत जातिवादी सोच का जवाब जरूर देगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए। गौरव पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। गौरव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद रामगोपाल यादव सुर्खियों में हैं, कार्यक्रम में पहुंचे थे उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। और उसके बाद अब बीजेपी बसपा सबने मोर्चा खोल दिया है सपा के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए कुणाल, व्योमिका सिंह विंग कमांडर को लेकर के सबसे पहली बात ये कि अखिलेश यादव की पार्टी के बेहद प्रमुख रामगोपाल यादव, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, सांसद भी हैं, और एक ऐसे मजबूत नेता को इस तरीके की विवादित बयानों से बचना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान, एक कार्यक्रम के दौरान पहला तो उनका नाम ही गलत लिया, दिव्या सिंह कहा, उसके बाद कहा कि ये हरियाणा की हैं, उसके बाद जाति सूचक शब्दों से उनको बिलोंग किया। अपने आप में बेहद निंदनीय है और पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में रामगोपाल के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि सेना की वर्दी को जाति सूचक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसके पहले भी देखिए, समाजवादी पार्टी की ये एक तरीके से लाइन लेंथ हो गई है। इसके पहले भी जो सांसद हैं, उन्होंने वीर शौर्य राणा सांगा को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद अब एक बार रामगोपाल यादव ने देश के शौर्य, देश के पराक्रम
सेना पर प्रहार किया है सीधे सीधे, और वो भी खासकर उन पर जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रहे थे। ऐसे बयान के बाद से लगातार रामगोपाल यादव को लेकर के तीखा प्रहार हो रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के जहां पर ऑलरेडी जो देश में हालात बने हुए थे, जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान के बीच देखने को मिल रहा था, इस बीच जब यहां पर सोफिया कुरैशी जो कि कर्नल है और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सामने रखा गया, तो साफ तौर पर एक नारी शक्ति को रिप्रेजेंट किया गया। तमाम पार्टियां इकट्ठी थी कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हम साथ हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी को क्या जरूरत आन पड़ी इस तरीके का कमेंट करने की? देखिए, दरअसल इस प्रोग्राम के दौरान वोट बैंक को साधने का काम किया जा रहा था, और ऐसे में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके सीधे अपने वोट बैंक पर ही निशाना दिया गया। उन्होंने कहा कि ये एक हरियाणा की हैं, इन्हें कोई नहीं जानता था पहले, और अब जाकर के पहले उनका नाम गलत लिया, उसके बाद ये कहा कि ये हरियाणा की जाति सूचक शब्द कहते हुए आगे अपनी बात करी। सबसे बड़ी बात ये कि ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है, बेहद निंदनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा ऑपरेशन भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किया गया, और उसमें 2 महिलाओं ने उसे लीड किया, और उसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी में खासकर इस तरीके के नेता जो बयानों से कहीं ऊपर हैं, जो मजबूत स्तंभ माने जाते हैं समाजवादी पार्टी की, और उनकी तरफ से इस तरीके की बयानबाजी के बाद से पूरे देश में कहीं ना कहीं गुस्सा है, और पूरे देश के तमाम ट्विटर हैंडलों पे लगातार माफी मांगने के लिए भी कहा जा रहा है। यहां तक करणी सेना ने अब से कुछ देर पहले राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन भी किया और कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। इस तरीके की मांग भी लगातार आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर जहां पर तुर्की की कंपनी सेलेबी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। भारत में सेलेबी कंपनी का सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टर्की के खिलाफ जिस तरह से तमाम वो कोशिशें की जा रही है उसको बाइकआउट करने के लिए, आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए, तो पाकिस्तान के प्रति प्यार उड़ेलना टर्की को भारी पड़ता नजर आ रहा है। व्यापारी संगठन अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ टर्की की जो सेलेबी कंपनी है उसका सिक्योरिटी लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। तो बिल्कुल आपको बता दें, ये सेलेबी कंपनी जो है वो सिक्योरिटी लाइसेंस फिलहाल रद्द कर दिया है, और एयरपोर्ट पर ग्राउंड सेवाएं जो है ये कंपनी देती थी। और साफ तौर पर टर्की की अगर बात की जाए तो देखने को मिला कि किस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन जब भारत में मिले थे उनके अंश में टर्किश जो है मैन्युफैक्चरिंग। इसी बीच सीधे रुक कर रहे जम्मू कश्मीर सेना और पुलिस की तरफ से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आइए नजर आ परिप्रेक्ष्य में जो बाकी यहाँ पे तैनात सारे सुरक्षा बल हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज का पुनर्वलोकन किया और उसकी एक समीक्षा करी, और इसी समीक्षा के तहत जो है हम लोगों का बहुत इंटेंसिफाइड फोकस ऑपरेशन पे रहा, और इसी इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है, और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले ही जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, इस चीज के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। अब मैं जीओसी विक्टर फोर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको अपने जो हिस्से का पक्षसार दें। थैंक यू अजय साहब। मैं आपको जो ये 2 ऑपरेशंस हुए उनको एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था, जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेज में चले गए हैं,
और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहां पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहां पर हो सकता है। तो जो पार्टीज वहां पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए और सुबह के टाइम पे जब उनको वहां पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला, उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफी डिफिकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंचे जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हो उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहां तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरा एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। सो आई रेस्ट हियर। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट IG CRPF टू प्लीज एड अप। थैंक यू सर। जैसे आप सबको ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताया जा चुका है, ये जो अभी 2 बड़े ऑपरेशंस और मुठभेड़ हुई हैं, सबसे पहले मैं हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आर्मी की तरफ से RR, JK पुलिस और CRPF, उन सब के जवानों और ऑफिसर्स जिन्होंने, और साथ ही साथ में इंट एजेंसीज जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इंट को डेवलप करके और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हुए हैं उस सफलता के लिए मैं सभी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। इसके साथ ही ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के का जो एक प्रभावशाली समन्वय है, ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका, ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसीज का लगातार
जो बना है आगे भी बनेगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। एक बात और, मैं यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बगैर इस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस सफलता, इस बात का भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पब्लिक खुद चाहती है कि इस आतंकवाद का, इस दहशतगर्दी का जम्मू एंड कश्मीर से सफाया पूरी तरह से हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। संयुक्त जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने सुनी शोपिया और त्राल ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों के दौरान कुल 6 आतंकी ढेर किए गए। ये आतंकी ऊंचाई वाले इलाकों में थे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जॉइंट ऑपरेशन के तहत जो जानकारी है वो मीडिया के सामने साझा की गई। और यहां वक्त न्यूज रूम लाइव में वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।